अ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम समाज या इतिहास को देखते हैं ना, तो हमारा नजरिया एक दूरबीन जैसा होता है। हम्म। मतलब एक एक ऊंचाई से लिया गया ड्रोन शॉट कह लीजिए इसे। जहाँ से सब कुछ बहुत साफ और अलग अलग खानों में बटा हुआ दिखाई देता है ना। बिल्कुल। अमीर और गरीब, सही और गलत, मतलब सब कुछ एक बहुत सीधा और आसान गणित लगता है। हाँ, और इस तरह के नजरिए से चीजों को श्रेणियों में बांटना बहुत सुविधाजनक भी लगता है। दूर से देखने पर समाज का जो ढांचा है वो एक साफ नक्शे जैसा दिखता है जिसमें कोई उलझन ही नहीं होती। सही कहा। लेकिन जब हम साहित्य की कुछ बहुत गहरी खाइयों में उतरते हैं ना, तो वो जो दूरबीन है ना, वो टूट जाती है। वो आरामदायक ड्रोन शॉट एकदम गायब हो जाता है। और फिर सीधा सामना होता है जमीन की कीचड़, धूल, पसीने और इंसानी रिश्तों की घुटन से। एकदम सटीक। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल यही है। आज हमारे पास जो स्रोत है उनमें हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम रचनाकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद की जीवन यात्रा है। साथ ही उनके साहित्य से जुड़ी कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें अलियोग्योजा, अपनी करनी, अनाथ लड़की और अमृत जैसी कहानियां शामिल हैं। जी। और इसके अलावा उनकी रचनाओं में हाशिए के समाज के चित्रण पर आधारित एक अकादमिक शोध पत्र भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक आम इंसान, जिसने अपना बचपन घोर गरीबी में बिताया हो, वो समाज की हर परत को, चाहे वो पारिवारिक कला हो, प्रेम हो या जातिगत भेदभाव, उसे इतनी गहराई से अपनी कलम से कैसे उकेर पाया। तो ठीक है, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन कहानियों के संसार में प्रवेश करने से पहले उस इंसान को समझना बहुत जरूरी है हम्म। जिसने इन कालजयी रचनाओं को जन्म दिया। क्योंकि एक लेखक की कलम अक्सर उसके अपने जीवन की भट्टी में तपकर ही धारदार बनती है। एकदम सही। और मुंशी प्रेमचंद का शुरुआती जीवन इसी भट्टी का सबसे सटीक उदाहरण है। अगर हम स्रोतों पे नजर डालें तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था और उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय। जी। लेकिन उनका जो बचपन था वो बुनियादी सुरक्षा और स्थिरता से पूरी तरह वंचित था। मतलब सोचिए, मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया। बाबरे, 7 साल। हाँ। और जब वो 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता का भी निधन हो गया। इसके अलावा महज 15 साल की उम्र में उनका एक बेमेल विवाह कर दिया गया था। मतलब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ। ये तो महज जीवन की घटनाएं नहीं है, ये तो वो परिस्थितियां हैं जिन्होंने उनके साहित्य की जमीन तैयार की। बिल्कुल। यहीं से उनके साहित्य में वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आइडियलिस्टिक रियलिज्म की नींव पड़ी। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि जीवन के इस कड़वे सच ने उन्हें किसी भी तरह के भ्रम या कह ले रोमांटिसिज्म से दूर कर दिया। जाहिर है, जब किसी को अपने कपड़े और किताबें तक बेचकर ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करना पड़े, तो वो इंसान समाज को किसी गुलाबी चश्मे से कैसे देख सकता है। ये तो रोजमर्रा के अस्तित्व का संकट था। अस्तित्व का संकट। और यही संकट उनके करियर की दिशा भी तय करता है। शिक्षा के मोर्चे पर देखिए, गरीबी के कारण वो अपना वकील बनने का सपना पूरा नहीं कर सके। अच्छा, वो वकील बनना चाहते थे? जी हाँ, लेकिन मैट्रिक के बाद उन्हें एक शिक्षक बनना पड़ा। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मैं सोच रही हूँ कि उनका वकील ना बन पाना असल में साहित्य के लिए एक वरदान साबित हुआ। वो कैसे? मतलब सोचिए, अगर वो वकील बन जाते तो शायद उनका सारा समय अदालत के दस्तावेजों और कानूनी दांव पेचों में ही गुजर जाता। लेकिन एक शिक्षक और एक आम नागरिक के रूप में उन्होंने समाज को जिस जमीनी स्तर पर देखा, उसी अनुभव ने शायद गोदान और सेवा सदन जैसी कृतियों के लिए कच्चा माल तैयार किया। राजनीतिक संघर्ष में भी बदल गया था। वो सरकारी नौकरी वाला किस्सा है ना? जी। शिक्षा विभाग में वो इंस्पेक्टर के पद पर थे, जो कि एक सुरक्षित सरकारी नौकरी थी। लेकिन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था उस दौर में। बहुत बड़ा। और ये जोखिम उनके लेखन के सफर में भी साफ दिखाई देता है। शुरुआत में वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। हाँ, नवाब राय। लेकिन फिर नाम क्यों बदला? क्योंकि जब उनकी देशभक्ति से भरी पुस्तक सोजे वतन आई तो ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया और उनके लिखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तब दयानारायण निगम की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया।
ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए नाम बदलना। मतलब किसी सुपर हीरो द्वारा सिस्टम से लड़ने के लिए नकाब पहनने जैसा था, ताकि वो अपनी लड़ाई जारी रख सकें। हाँ हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। नवाब राय से प्रेमचंद बनने का जो सफर है वो सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। नवाब शब्द में जो एक तरह का सामंती या अभिजात्य भाव है ना, वो प्रेमचंद के साधारण और जमीनी भाव में बदल गया। बिल्कुल, जैसे नकाब के पीछे की आवाज और भी ज्यादा प्रखर हो गई हो। और जब हम उनकी कहानियों की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रखरता सबसे पहले परिवार नाम की संस्था पर चोट करती है। हमारे स्रोतों में अलगोझा नाम की एक कहानी का जिक्र है। पारिवारिक गतिशीलता को समझने के लिए ये कहानी किस तरह काम करती है? देखिए, अलगोझा जो भोला महतो के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, दरअसल संयुक्त परिवार के टूटने का एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इसमें रघु नाम का पात्र है, वो अपनी सौतेली माँ, पन्ना और सौतेले भाई बहनों के लिए अपना पूरा जीवन झोंक देता है। मतलब वो उस पुरानी ग्रामीण परंपरा का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, सब परिवार के लिए होता है। हाँ, एक आदर्श बेटा या भाई। बिल्कुल। लेकिन टकराव तब शुरू होता है जब रघु की शादी मूलिया से होती है। और मूलिया शायद इस ढांचे में फिट नहीं बैठती। एकदम सही। मूलिया उस नई व्यक्तिवादी सोच का प्रतिनिधित्व करती है जिसे संयुक्त परिवार की ये जिम्मेदारियां एक बोझ लगती हैं। वो संयुक्त परिवार से नफरत करती है और अंततः घर का बंटवारा यानी अलग योजा करवा देती है। तो यहाँ मुख्य बात सिर्फ जमीन या संपत्ति का बंटवारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है, सामूहिकता बनाम व्यक्तिवाद। और इस बंटवारे का जो तंत्र है वो बहुत विनाशकारी साबित होता है। रघु इस पारिवारिक अलगाव के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वो बीमार पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखद। मतलब वो उस संयुक्त परिवार की आत्मा की मृत्यु थी। जी, लेकिन प्रेमचंद कहानी को सिर्फ पतन पर नहीं छोड़ते। अंत में रघु का सौतेला भाई पन्ना का बेटा केदार वो मूलिया के बच्चों की देखभाल करता है। अरे वाह! हाँ, ये दिखाता है कि स्वार्थ के कारण जो संस्था टूटती है वो करुणा और जिम्मेदारी से ही वापस जुड़ सकती है। ये सच में एक बहुत गहरा चक्र है। लेकिन अगर अलगियोजा में पतन का कारण बाहर से आने वाला व्यक्तिवाद है, तो हमारे स्रोतों में जो अगली कहानी है अपनी करनी, उसमें तो यह पतन पूरी तरह से अंदरूनी लगता है। बिल्कुल, अपनी करनी तो इंसान के अपने अहंकार और वासना के तंत्र की कहानी है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा आपको नैतिक पतन से नहीं बचा सकती। कहानी का मुख्य पात्र भी तो काफी संपन्न और शिक्षित है ना? हाँ, वो अपनी वफादार पत्नी इंदु को धोखा देता है और एक माली की बेटी फूलमती के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो वासना में इतना अंधा हो जाता है कि सब कुछ बर्बाद कर लेता है। जब रियासत के महाराजा को इसका पता चलता है तो वो उस व्यक्ति का वजीफा यानी पेंशन बंद कर देते हैं और उसकी पत्नी के नाम कर देते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो महाराजा का किरदार है, ये तो एक तरह का क्लासिक कर्म का सिद्धांत लगता है। क्या प्रेमचंद ने महाराजा को ईश्वरीय न्याय या सामाजिक नैतिकता लागू करने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है? आप कह सकते हैं कि महाराजा उस दौर की संस्थागत सत्ता के प्रतीक है, लेकिन प्रेमचंद जिस असली सजा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो आर्थिक कंगाली नहीं है। तो असली सजा क्या है? असली सजा वो आत्मग्लानि है। अंत में अपनी बदनामी और गरीबी के कारण वो व्यक्ति बंबई की एक मिल में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है। उसका पतन उसके अपने अहंकार से हुआ है। यही अपनी करनी है। बाहरी न्याय तो बस एक व्यवस्था है। प्रेम उसे वापस उठाने का काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये व्यक्तिवाद से हटकर निस्वार्थ प्रेम की ओर बढ़ने वाला हिस्सा है। अनाथ लड़की कहानी इसी करुणा का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण लगती है। हाँ, अनाथ लड़की में प्रेमचंद दिखाते हैं कि समाज के उच्च वर्ग की करुणा कैसे एक जीवन बदल सकती है। एक धनी व्यक्ति हैं सेठ पुरुषोत्तम दास, वो पुणे की एक पाठशाला से रोहिणी नाम की एक अनाथ बच्ची को गोद लेते हैं। और सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी विधवा माँ रुक्मिणी की भी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। जी, और रोहिणी बड़ी होकर एक विदुषी महिला बनती है। बाद में जब सेठ जी का बेटा नरोत्तम दास विदेश से लौटता है तो रोहिणी से उसकी शादी करा दी जाती है। तो इस कहानी का जो सबसे मजबूत पहलू है वो ये है कि संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या है। ये सिर्फ कुछ पैसे दान देने की बात नहीं है। नहीं रखते। अमृत कहानी में वो इसे बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर ले जाते हैं।
उनके अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक आत्मिक वरदान है। ओहो, अमृत की कथा वस्तु तो सच में बहुत दिलचस्प है, एकदम किसी थ्रिलर जैसी। एक मशहूर शायर अख्तर है जो अपनी किताब दुनियाए हुस्न लिखकर बहुत प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन फिर अचानक उसकी प्रेरणा ही खत्म हो जाती है। उसकी कलम रुक जाती है और अपनी कला की सच्ची कद्र जानने के लिए वो क्या करता है? अपनी ही मौत की झूठी खबर उड़ा देता है। हाँ, मतलब सोचिए, एक सच्चा कलाकार चापलूसी से कितना ऊब चुका था। उसे सिर्फ तारीफें नहीं चाहिए थीं, उसे सच्ची आलोचना की तलाश थी। और वो तलाश पूरी होती है मिस आयशा आरिफ से। जी, आयशा कलामे अख्तर नाम से उसकी रचनाओं की एक बेहतरीन और एकदम सटीक आलोचना लिखती है। और जब अख्तर आयशा से मिलता है तो उसे प्रेम होता है, और यही प्रेम, यही बौद्धिक और आत्मिक जुड़ाव उसकी रुकी हुई कलम के लिए अमृत का काम करता है, जिससे वो अपनी नई रचना नारंग लिख पाता है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बंजर जमीन पड़ी हो और उस पर महीनों बाद बारिश की पहली बूंद गिरे और भीतर दबा हुआ बीज अचानक जीवन ले ले। आयशा का प्रेम अख्तर के लिए वो वैचारिक बारिश थी। क्या बात है, ये रूपक बहुत ही सटीक है। अमृत में प्रेमचंद यही स्थापित करते हैं कि रचनात्मकता का सबसे बड़ा ईंधन सच्ची आलोचना और निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन देखिए, करुणा और प्रेम व्यक्तिगत स्तर पर चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, जब पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही शोषक हो, तब क्या होता है? ये सवाल हमें हमारे स्रोतों में दिए गए उस अकादमिक शोध पत्र की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है, और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम इस शोध पत्र में दिए गए विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल, श्रोताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ शोध पत्र के विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस शोध पत्र का मुख्य तर्क क्या है? इसका मुख्य तर्क ये है कि जहां प्रेम और करुणा एक व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, वहीं समाज की व्यवस्थागत बुराइयां या सिस्टमिक इश्यूज इंसान को पूरी तरह कुचल देते हैं। प्रेमचंद ने दलित और शोषित वर्ग की पीड़ा का जो चित्रण किया है वो बहुत ही कठोर और सटीक है। जैसे सदगति कहानी में? हाँ, सदगति में दुखी चमार की कहानी है। उसे अपनी बेटी की सगाई के लिए पंडित घासीराम को बुलाना था, लेकिन इसके बदले उसे दिन भर भूखे पेट लकड़ियां काटनी पड़ती हैं और काम करते करते उसकी मौत हो जाती है। ये तो मतलब सीधे सीधे एक व्यवस्था का चित्रण है, जहां एक इंसान की जान की कीमत बस उसके श्रम से तय हो रही है। और यही ढांचागत शोषण ठाकुर का कुआं में भी दिखता है ना? जी, बीमार जोखू को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दलितों को ठाकुर या साहू के कुएं से स्वच्छ पानी लेने की मनाही थी। तो यहाँ पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं है, वो ताकत का, कंट्रोल का एक टूल बन गया है। एकदम सही। और शोधपत्र मंदिर कहानी का भी जिक्र करता है, जहां अछूत फुखिया अपने बीमार बच्चे के लिए मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करती है और उसे भीड़ द्वारा पीटा जाता है। हाँ, और अंततः बच्चे की मौत के बाद वो उस व्यवस्था को शाप देकर अपने प्राण त्याग देती है। ये सब दिखाता है कि शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। लेकिन इस शोध पत्र में जिस कहानी पर सबसे गहरा सवाल उठाया गया है वो है कफन। घीसू और माधव जैसे गरीब पात्र, जो माधव की पत्नी के कफन के लिए जमा किए गए पैसों से भरपेट भोजन करते हैं। कफन सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या गरीबी और भुखमरी इंसान की बुनियादी भावनाओं को भी मार देती है? देखिए, शोध पत्र के हवाले से मैं यहाँ एक चुनौती या पुशबैक पेश करना चाहूंगा। कुछ आलोचकों ने इस कहानी की वजह से प्रेमचंद पर आरोप लगाया कि वो दलितों के सच्चे समर्थक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने घीसू और माधव को इतना नकारात्मक और संवेदनहीन दिखाया। ये आरोप अक्सर लगता है। लेकिन क्या असल में प्रेमचंद ये नहीं दिखा रहे थे कि एक शोषक समाज व्यवस्था ने उन्हें इतना अमानवीय बना दिया था कि भूख के आगे शोक भी छोटा पड़ गया? मतलब वो इतने भूखे थे कि उन्हें एक इंसान की मौत से ज्यादा अपने पेट की आग बुझाना जरूरी लगा। क्या ये व्यवस्था पर सबसे बड़ा तमाचा नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। यही कड़वा यथार्थ है जिसे प्रेमचंद ने दिखाया। घीसू और माधव कोई खलनायक नहीं है, वो एक ऐसी सामाजिक मशीनरी के उत्पाद हैं जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद में भावनाएं एक लग्जरी बन जाती हैं। भावनाएं एक लग्जरी बन जाती हैं, क्या बात है। हाँ, प्रेमचंद यहाँ समाज से पूछ रहे हैं
कि इन इंसानों को इस हद तक संवेदनहीन बनाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ है कि मुंशी प्रेमचंद केवल एक कहानीकार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे दर्पण थे जिसमें भारतीय समाज अपनी सारी अच्छाइयों, बुराइयों, मजबूरियों और अमानवीयताओं के साथ दिखाई देता है। एक ऐसा दर्पण जो आज भी हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। सही कहा। और श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि तो इस सब का क्या मतलब है? आज के समय में इसका क्या महत्व है? महत्व बहुत गहरा है। आज भी हमारे समाज में अपनी करनी का वो अहंकार मौजूद है जो इंसान का पतन करता है। हाँ, और ठाकुर का कुआं जैसे अदृश्य भेदभाव आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास जीवित है। ये ज्ञान हमें अपने समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। बिल्कुल, साहित्य का काम ही यही है कि वो आपको सोचने पर मजबूर करे। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब खुद विचार कर सकें। जी बताइए। अगर प्रेमचंद आज के इस डिजिटल युग में मौजूद होते, जहां सोशल मीडिया पर हम सब एक आभासी दुनिया में जीते हैं और जहां गिग इकोनॉमी के मजदूर रोज चंद रुपयों के लिए संघर्ष करते हैं, तो क्या उनके पात्रों की पीड़ा अलग होती? बहुत बड़ा सवाल है ये। या क्या हम आज भी उसी कफन की संवेदनहीनता के शिकार हैं, जहां हम स्क्रीन पर किसी का दुख देखकर बस उसे स्क्रॉल कर देते हैं? क्या हमारे इस आधुनिक समाज के अदृश्य डिजिटल कुओं पर आज भी किसी नए रूप में पाबंदियां लगी हुई हैं? अलग्योजा का वो एकाकीपन क्या आज हमारे फ्लैट्स के बंद दरवाजों के पीछे नहीं है? ये सच में झकझोर देने वाले विचार हैं। और शायद यही प्रेमचंद की असली जीत है कि उनकी कहानियां कल भी सवाल पूछ रही थी और आज भी पूछ रही हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही है। जी, और इन सवालों पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हम अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।